हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू योर चैनल शिवम सर बायोलॉजी। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था टॉपिक लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन कंप्लीट हो गई, एनारोबिक रिस्पायरेशन कंप्लीट हो गई। इसके साथ साथ में दो टॉपिक आपका और कंप्लीट हो गया है। जो रिस्पायरेटरी सिस्टम था ह्यूमन बींग्स का, वो हम लोग प्रॉपर वे में कंप्लीट कर लिए हैं कि हम लोग इनहेल कहाँ से करते हैं, नोज से करते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन कहाँ जाती है, इसके बाद ऑक्सीजन जाती है नेसल पैसेज में, नेसल पैसेज के बाद फिर जाती है फायरिंग्स, फायरिंग के बाद विंड पाइप, है ना। विंड पाइप का आपका क्या था, ट्रैकिया था। विंड पाइप के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलाई। तो ये सारी चीजें हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोगों को अगला टॉपिक पढ़ना है। अगला टॉपिक क्या है बच्चा लोग? अगला टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, यानी एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आज आप लोग सोचोगे सर पहले से लिख के बैठे, पहले से लिख के नहीं बैठे। दोपहर में बनाए थे तो दोपहर में वीडियो खराब हो गई थी, है ना। दोपहर में जो वीडियो क्वालिटी थी वो खराब हो गई थी, धुंधली हो गई थी। तो इस वजह से वही वाली फाइल इसमें लिखे हुए थे, तो नहीं तो फिर आपको वीडियो टाइम से मिल जाती। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो जब हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स की बात करते हैं, यानी ह्यूमंस की बात करते हैं, तो आपको पता है बच्चा, ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। इसमें कोई समस्या नहीं है। इसके बाद आपको एक चीज और पता है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये आप नाइन्थ में पढ़ चुके हो। नाइन्थ में आप क्या पढ़े हो कि ब्लड कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसका काम होता है क्या ट्रांसपोर्ट करना? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करना, आयंस ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करना। इसके साथ साथ में आपको पता है ब्लड ग्लूकोज भी ट्रांसपोर्ट करता है ना। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता, अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट करता है। इसके साथ आपकी बॉडी में कई तरह की केमिकल रिएक्शन चलती हैं, जिससे कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ब्लड क्या करता है, उस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू हमारे बॉडी के बाहर निकालता है, यानी किडनी के थ्रू हमारे बॉडी के बाहर निकालता है। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आगे देखो, अगली स्लाइड में हम लोग चलते हैं। अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड यहाँ खाली हो गई है, लेकिन खाली नहीं है, ये है सेकंड स्लाइड। चलो देखो, अब अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड में क्या क्या होता है इसके बारे में समझो। तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, और क्या होता है ब्लड में? फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। ये चीज आपने नाइन्थ में भी पढ़ा है। ब्लड में क्या क्या चीजें होती है? दो चीजें होती है। सबसे पहले प्लाज्मा होता है, और दूसरा क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है टोटल ब्लड का? तो अगर हम टोटल ब्लड की बात करें तो टोटल ब्लड का 55% हिस्सा क्या होता है? यहाँ पे प्लाज्मा होता है, जबकि 45% हिस्सा टोटल ब्लड का क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। इसके बाद आपको पता है कि जो प्लाज्मा होता है वो हमारे ब्लड का मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स का क्या मतलब है? जैसे आप अगर रसगुल्ला बना रहे हो, ठीक है, या मान लो अगर आप खीर बना रहे हो, तो खीर बनाने के टाइम पे क्या होता है? खीर में सारी चीजें पड़ती हैं, और दूध उसका मैट्रिक्स होता है, यानी दूध बैकग्राउंड सब्सटेंस होता है, बाकी सारी चीजें खीर में पड़ती हैं। इसी तरह जो आपका ब्लड है, ब्लड में जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गया, जबकि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा मैट्रिक्स की तरह काम करता है, बैकग्राउंड की तरह काम करता है, जिसमें कि फॉर्म्ड एलिमेंट मिले होते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा 55% होता है टोटल ब्लड का। इट फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड, और प्लाज्मा येलोइश होता है, ठीक है। और प्लाज्मा का 90 से 92% हिस्सा पानी होता है। प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन पाई जाती है, जैसे कौन कौन सी प्रोटीन होती है? फाइब्रिनोजन है, ग्लोब्यूलिन है, एल्ब्यूमिन है। तो इस तरह की प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करती है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्लॉटिंग में मदद करती है। ग्लोब्यूलिन्स का क्या काम होता है? ग्लोब्यूलिन्स डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। एल्ब्यूमिन्स का क्या काम होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना ब्लड का। इसके साथ साथ में इसमें कुछ आयंस भी होते हैं हमारे प्लाज्मा में, जो कि प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। समझ बात आ रही ना? जबकि अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तीन चीज पढ़ना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का साइंटिफिक नेम है इरेथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम है बाबू लोग थ्रोम्बोसाइट्स। यहां तक कोई समस्या नहीं है। पढ़ते हैं हम लोग अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड यहाँ पे क्या है? आरबीसी के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेते हैं। आरबीसी होती क्या है? आरबीसी की लाइफ स्पैन क्या है? आरबीसी रेड ब्लड सेल है, इसकी लाइफ स्पैन है 120 दिन। और जो मेच्योर मैमिलियन आरबीसी होती है, यानी जो हम लोगों में आरबीसी होती है, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है।
तो मेच्योर मैमेलियन आरबीसी इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी क्या करता है, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है ह्यूमन बींग्स में, यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होगा बाबू, आरबीसी का होगा। इसके बाद आरबीसी में एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करता है बच्चा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम हीमोग्लोबिन ही करता है। ऑक्सीजन बाइंड करती है हीमोग्लोबिन प्रोटीन के साथ, और तब जाके ऑक्सीजन क्या होता है, बॉडी में हमारे सर्कुलेट होता है। इसके बाद अगर हम हीमोग्लोबिन के कंटेंट की बात करें, कभी आप लोग कहते हो खून चेक करवाए हैं, वो आप खून नहीं चेक करवाते, वो आप हीमोग्लोबिन चेक करवाते हो खून में कितना है। तो अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियों में हीमोग्लोबिन कितना होता है, 12 से 16 ग्राम होता है। लड़कियों में हीमोग्लोबिन कितना होता है, 12 से 16 ग्राम, जबकि लड़कों में कितना होता है, 14 से 18 ग्राम। अब बात यह आती है कि जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों में हीमोग्लोबिन इतना कम क्यों होता है, 12 से 16 ग्राम क्यों होता है, मेल के कंपेयर में कम क्यों होता है। तो लड़कियों में मेल के कंपेयर में इस वजह से हीमोग्लोबिन कम होता है क्योंकि जो गर्ल्स होती है ना, गर्ल्स में चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जब गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो कुछ ब्लड वहां पे लॉस हो जाता है, और जब ब्लड वहां पे लॉस हो जाता है तो इस वजह से उसमें हीमोग्लोबिन का कंटेंट थोड़ा कम होता है। जबकि बॉयज में जो हीमोग्लोबिन होता है 14 से 18 ग्राम होता है। अब जब बॉयज में इतना हीमोग्लोबिन है तो ये चीज होती है। इसके बाद अगर न्यूबॉर्न बच्चे की बात करें, यानी कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो उसमें इनिशियल टाइम में हीमोग्लोबिन ज्यादा रहता है। बच्चे में हीमोग्लोबिन कितना होता है, बच्चे में हीमोग्लोबिन होता है 14 से 21 ग्राम के बीच में। यहां तक बात समझ में आई। अगर कभी हीमोग्लोबिन की ब्लड में कमी हो गई तो उससे एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, पैरों में दर्द होना शुरू हो जाते हैं, एड़ियों में चक्कर आता है, कमजोरी लगती है। बात समझ में आई। तो ये सारी समस्या देखने के लिए मिलती है। इसके साथ में जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन एक ऑर्गन है जिसको ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, यानी जब आरबीसी बूढ़ी हो जाती है तो आरबीसी जाके यहीं पे मर जाती है। कहां मर जाती है, स्प्लीन में, इस वजह से इसको ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। आपके कंपटीशन में दो सवाल यहां से पूछा जाएगा। सबसे पहला, मेच्योर मैमेलियन आरबीसी, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी क्या होता है, स्प्लीन होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। आगे की अब हम लोग क्लास करते हैं और अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है, इट फाइट विथ जर्म्स, इन्फेक्शन। तो कोई भी जर्म्स होता है उससे लड़ाई करने का काम किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का। और जो डब्ल्यूबीसी होता है, अगर इसके शेप की बात करें तो इसका शेप होता है इरेगुलर या अमीबॉइड शेप, यानी कुछ ऐसा शेप होता है। कहीं से भी कोई बैक्टीरिया या वायरस आए, ये उसको तुरंत खा पी के खत्म कर देता है। डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है, 7 से 14 दिन होती है। ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होता है ग्रैन्युलोसाइट्स, दूसरा होता है ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में 3 पार्ट होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, स्नोफिल। जबकि ए ग्रैन्युलोसाइट्स में 2 पार्ट होते हैं, एक लिम्फोसाइट, एक मोनोसाइट। फिर जब आप और बड़ी क्लास में जाओगे तो लिम्फोसाइट में फिर से 2 पार्ट पढ़ोगे, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। साथ साथ में मोनोसाइट पढ़ोगे, इसके साथ आप हेल्पर सेल पढ़ोगे, किलर सेल पढ़ोगे, सप्रेसर सेल पढ़ोगे, समझ बात आई, मेमोरी सेल पढ़ोगे, प्लाज्मा सेल पढ़ोगे। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। बाकी आपके बोर्ड में भी ये चीजें नहीं पूछी जाती। ठीक है, इतना बहुत है कि डब्ल्यूबीसी जम से फाइट करता है। आगे की क्लास में चलते हैं और अगला टॉपिक समझते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोगों को क्या समझना है, 1 मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ जाता है लेकिन कोई बात नहीं। अगले टॉपिक में हम आ गए हैं, प्लेटलेट्स में आ गए। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है बाबू, तो प्लेटलेट्स हेल्पिंग क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। प्लेटलेट्स किस चीज में हेल्प करता है, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब क्लॉटिंग क्यों जरूरी है, मान लो कि अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको चोट लग गई, क्या लग गई, चोट, तो खून बहेगा, और जब खून बहेगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी, उस कंडीशन में ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और अगर ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इंसान कोमा में चला जाएगा, और कोमा के बाद इंसान की मृत्यु हो जाएगी, ज्यादा खून बहने की वजह से। तो आपको एक चीज ये समझना है कि क्लॉटिंग से होता क्या है। क्लॉटिंग इंपॉर्टेंट होता है इंजरी के केस में, और ब्लड क्लॉटिंग नॉट अकर प्रॉपरली, अगर ब्लड क्लॉटिंग अच्छे से नहीं होगी तो वही चीज यहां पे बताए हैं, ऑक्सीजन नॉट रीच ब्रेन, ऑक्सीजन ब्रेन तक अच्छे से नहीं पहुंचेगा
ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से, जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और पर्सन चला जाएगा कोमा में, और उसके बाद इस कंडीशन में डेथ भी हो सकती है। तो अगर किसी पर्सन की डेथ है, मतलब अगर किसी पर्सन की एक्सीडेंट होता है, तो आपका ये परम कर्तव्य बनता है एक जागरूक नागरिक होते हुए या एक अच्छे बच्चे होते हुए, आप लोग भैया पुलिस को इन्फॉर्म करो और अगर पॉसिबल हो तो उसको नियर बाय हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो। बात समझ में आ रही ना? आ गई होगी, आगे की बात करते हैं। ये तो करना ही चाहिए, हर जगह इतना मॉरल सिखाना चाहिए। इसके बाद हाउ डू ट्रांसपोर्ट, हाउ ब्लड ट्रांसपोर्टेड इन अवर बॉडी, ब्लड हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? जैसे आपके घर में पानी आता है तो पानी किसी ना किसी तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, पाइप के थ्रू होता है। इसी तरह जो आपकी बॉडी होती है, आपकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है बाबू? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। तो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन अकर्स थ्रू ब्लड वेसल्स, यानी कि आपकी बॉडी में जो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ब्लड वेसल्स से होता है। ब्लड वेसल्स तीन होती हैं, एक आर्टरीज होती है, दूसरी वीन्स होती है, तीसरी कैपिलरी होती है। तो आपको तीन तरह की यहां पे ब्लड वेसल्स प्रॉपर वे में समझनी है। आर्टरी की बात करें तो आर्टरी की वॉल कैसी होती है? थिक होती है। और कैसी होती है? इलास्टिक होती है। थिक और इलास्टिक होती है। तो आर्टरी की वॉल थिक और इलास्टिक होती है क्योंकि ब्लड प्रेशर इसमें ज्यादा होता है, जबकि वीन की वॉल की बात करें थिन होती है और नॉन इलास्टिक होती है। कैसी होती है बाबू? नॉन इलास्टिक होती है क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर वेन में कम होता है। जबकि कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज वन सेल थिक होती है, यानी कैपिलरीज बहुत ज्यादा थिन होती है। आर्टरीज की अगर अगली बात करें तो आर्टरीज में वॉल्व नहीं प्रेजेंट होता। अब इसमें वॉल्व की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि आर्टरीज में ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसमें खून पीछे आने का चांस ही नहीं है, तो उसमें वॉल्व प्रेजेंट नहीं होगा। इसके साथ साथ आर्टरीज ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है अवे फ्रॉम द हार्ट। ए से आर्टरी, ए से अवे। तो आर्टरीज ब्लड को बाबू कहां ट्रांसपोर्ट करता है? अवे फ्रॉम द हार्ट। कुछ जगह आपने पढ़ा होगा कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, सही बात है, लेकिन जो ज्यादा करेक्ट डिफिनीशन है वो ये है कि आर्टरीज ट्रांसपोर्ट द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज ब्लड को ले जाता है अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर, जबकि वीन्स ब्लड को वापस लाता है। कहां वापस लाता है? हार्ट में। तो अगला पॉइंट अगर हम वीन्स की बात करें तो वीन्स की वॉल नॉन इलास्टिक होती है, थिन होती है, क्योंकि यहां ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं होता। वॉल्व इज प्रेजेंट इन वीन टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, यानी वॉल्व प्रेजेंट होता है वीन में जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। इसके साथ साथ वीन ट्रांसपोर्ट ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, यानी जो वीन होता है, वीन ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है हार्ट की तरफ, यानी वापस हार्ट में लेके आता है। जबकि कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज वन सेल थिक होती है, कैपिलरीज लीकी होती है, और कैपिलरीज के लीकी होने की ही वजह से इससे जो वेस्ट मटेरियल होता है वो फिल्टर होता है किडनी में। कैपिलरीज के लीकी होने की वजह से एक फ्लूइड बनता है हमारी बॉडी में जिसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, है ना? टिश्यू फ्लूइड आपने पढ़ाई है। और कैपिलरीज के लीकी होने की वजह से आपके ब्रेन में एक फ्लूइड बनता है, जो फ्लूइड आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और उस फ्लूइड का नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फॉर्म होता है वो भी ब्लड से ही फिल्टर होकर कुछ सब्सटेंस फॉर्म होता है। और फिल्ट्रेशन कहां से होगा? कैपिलरीज से, क्योंकि कैपिलरीज लीकी होती है। तो कैपिलरीज में आपको समझना है कैपिलरीज वन सेल थिक होती है, कैपिलरीज लीकी होती है। इट कनेक्ट आर्टरी टू वीन, कैपिलरीज आर्टरी और वीन्स को आपस में कनेक्ट करती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर यहां पे ये आपकी आर्टरी आ रही है, आर्टरी आ रही है, तो आर्टरी किसमें टूटती है? कैपिलरीज में। आर्टरी किसमें टूटती है? कैपिलरीज में, ठीक है। और कैपिलरीज फिर आगे क्या बनाती है? वीन बनाती है। तो आर्टरी जो होती है ये टूटती है कैपिलरी में, और कैपिलरी आगे वीन बनाती है। लेकिन आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो थोड़ा सा और डिटेल पढ़ोगे। आर्टरी टूटती है आर्ट्रियोल में, फिर आर्ट्रियोल फिर फर्दर ब्रेकडाउन होता है कैपिलरीज में, फिर कैपिलरीज से वेन्यूल्स बनता है, फिर वेन्यूल से वीन बनता है। तो ये चीजें आप पढ़ोगे, ठीक है ना? लेकिन अभी आपके लिए इतना जानना बहुत है कि आर्टरी और वीन को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है? कैपिलरी। और आर्टरी टूटती कैपिलरी में, कैपिलरी से बनता है वीन,
लेकिन एक जगह है आपकी किडनी में, आपके नेफ्रॉन में, जहां पे आर्टरी टूटती है कैपिलरी में, और कैपिलरी से फिर से आर्टरी आगे चल के बन जाती है। ठीक है, तो किडनी वाला केस एक्सेप्शन है, बाकी जगहों पे आर्टरी टूटती है वीन में, और इन दोनों को कनेक्ट करने का काम किसका होता है? कैपिलरीज का होता है। अब आगे की क्लास में हम लोग चलते हैं। इसके बाद हाउ इज ब्लड इज पंप्ड इन अवर बॉडी, हमारे बॉडी में ब्लड को पंप कैसे किया जाता है इसके बारे में समझते हैं। तो आपको पता है हमारे बॉडी में हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट ब्लड को पंप करता है हमारी बॉडी में। और हमको कहां कहां पढ़ना है हार्ट के बारे में? फिश में पढ़ना है जिसमें 2 चैम्बर हार्ट होता है। एम्फीबियन और रेप्टाइल में पढ़ना है जिसमें 3 चैम्बर हार्ट होता है। इसमें कितने चैम्बर हार्ट होता है? 3 चैम्बर हार्ट होता है। और हार्ट किसमें पढ़ना है? बर्ड्स और मैमल्स में। इसमें कितने चैम्बर होता है हार्ट? 4 चैम्बर होता है। लेकिन एक रेप्टाइल है जिसमें हार्ट 4 चैम्बर होता है। देखो, सारे रेप्टाइल में तो हार्ट 3 चैम्बर होता है, लेकिन एक रेप्टाइल है जिसमें हार्ट 4 चैम्बर में होता है, उसका क्या नाम है बाबू? क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल में हार्ट कितने चैम्बर होता है? 4 चैम्बर होता है। अब बात करते हैं मछली के हार्ट की, ध्यान से समझना। मछली का हार्ट 2 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। इसमें एक आर्ट्रियम होता है और क्या होता है? एक वेंट्रिकल होता है। तो मछली के हार्ट में यहां पे ये एक आर्ट्रियम है और साथ साथ में ये ऊपर एक वेंट्रिकल है। फिश का हार्ट कैसा ब्लड पंप करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, फिश का हार्ट वो वाला ब्लड पंप करता है। अब ऐसा कैसे हो गया? ध्यान से देखो, ये आर्ट्रियम है। आर्ट्रियम ने पूरे बॉडी से ब्लड को रिसीव किया। कैसा ब्लड रिसीव किया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्ट्रियम ने यहां कैसा ब्लड रिसीव किया बाबू? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद इस ब्लड को पंप कर दिया वेंट्रिकल के पास। फिर वेंट्रिकल ने इस ब्लड को पंप किया, मतलब आर्ट्रियम से ब्लड गया वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल ने इस ब्लड को पंप किया। किस ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया। कहां पे पंप किया? गिल्स में पंप किया। फिर गिल्स क्या करता है? गिल्स इसमें ऑक्सीजन ऐड करता है और CO2 यहां से बाहर निकाल देता है। गिल्स इस ब्लड में क्या ऐड करेगा? ऑक्सीजन। क्या बाहर निकाल देगा? CO2। तो अब ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में जाता है। किसके थ्रू जाता है? आर्टरी के थ्रू जाता है। तो आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। जबकि इसके बाद जब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जब वो बॉडी में पहुंचता है, तो बॉडी में पहुंचने के बाद क्या होता है? मछली यूज कर लेती है ऑक्सीजन, और क्या प्रोड्यूस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ब्लड कैसा हो गया बॉडी में ऑक्सीजन यूज होने के बाद? डीऑक्सीजनेटेड। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचता है? आर्ट्रियम में। और फिर से वेंट्रिकल कैसा ब्लड पंप करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है। वहीं यहां पे लिखा है कि जो मछली का हार्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। और मछली के हार्ट को वेनस हार्ट बोलते हैं। क्यों वेनस हार्ट बोलते हैं? क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है। आगे सुनो ध्यान से, ये सर्कुलेशन को हम लोग सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। सिंगल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्लड ट्रेवल्स वंस द हार्ट, पूरे हार्ट से ब्लड कितने बार ट्रेवल कर रहा है? एक बार ट्रेवल कर रहा है पूरी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इस वजह से ये कैसा सर्कुलेशन है? सिंगल सर्कुलेशन। और यहां पे हो क्या रहा है? फिश कोल्ड ब्लडेड है, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है। तो मछली कोल्ड ब्लडेड है, तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो फिश का कांस्टेंट इन्वायरमेंट रहेगा, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रहेगा, वो मेंटेन नहीं रहेगा। मछली का जो बॉडी टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड होगा। हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट पे डिपेंड नहीं है, बाहर गर्मी हो बाहर सर्दी हो, हमारे बॉडी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जबकि अगर हम मछली की बात करें तो मछली में क्या होता है? ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो इनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। इन्वायरमेंट ठंडा तो ये ठंडा, इन्वायरमेंट गर्म तो ये गर्म। बात समझ में आई? इनके में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता जिससे ये अपना बॉडी टेम्परेचर प्रॉपर वे में मेंटेन कर सके। तो ये फिश की बात हो गई। फिश के बाद हम लोग किसकी बात करेंगे? एम्फीबियन और रेप्टाइल की। एम्फीबियन रेप्टाइल में क्या क्या होता है? इनका हार्ट 3 चैम्बर में डिवाइडेड होता है, और 3 चैम्बर में 2 आर्ट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल। तो
तो यहाँ पे दो आर्ट्रियम है, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, और नीचे क्या है बाबू, नीचे यहाँ पे वेंट्रिकल है। इसके बाद ये पंप करते हैं मिक्स ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में आके इसमें मिक्स हो जाता है। कैसे होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट आर्ट्रियम में रिसीव हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों जाके मिक्स हो गए वेंट्रिकल में, तो ये बन गया मिक्स्ड ब्लड, और फिर मिक्स्ड ब्लड पूरे बॉडी में क्या हो जाता है, पंप हो जाता है। तो जो एम्फीबियन और रेप्टाइल होते हैं इनमें कैसा ब्लड पंप होता है, मिक्स्ड ब्लड पंप होता है, और ये इसी वजह से कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठंडे खून वाले होते हैं। ये भी अपना कांस्टेंट बॉडी एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं करने पाएंगे। इसी वजह से आपने मेढक को देखा होगा, मेढक ठंडी में बाहर निकलता है, गर्मी में कि बरसात में, बरसात में, क्योंकि मेढक ठंडी में गहरी नींद में चला जाता है, जिसको बोलते हैं हाइबरनेशन। बात आई समझ में? आगे की बात सुनो। अब इसमें कैसा सर्कुलेशन हो रहा है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो रहा है। और क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसका जो हृदय होता है यानी कि हार्ट होता है, वो कितने चैम्बर में डिवाइडेड होता है बाबू लोग, वो होता है 4 चैम्बर में डिवाइडेड। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। एक चीज आपको ये सुनना है, ये जो ऊपर वाला हार्ट है ये एम्फीबियन का है, नीचे वाला हार्ट रेप्टाइल का है। एम्फीबियन और रेप्टाइल के हार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस क्या आ जाता है, यहाँ पे एक वॉल डेवलप होने लगती है जिसको सेप्टम बोलते हैं, जो कि जो वेंट्रिकल है उसको राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में थोड़ा थोड़ा डिवाइड करने लगता है, लेकिन अभी पूरी तरह से डिवीजन नहीं हुआ। इस वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे भी बच्चा मिक्स हो जाता है। अब आगे समझो, अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब ह्यूमन हार्ट की बात करें तो आपको पता है ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है, और ह्यूमन हार्ट में 2 आर्ट्रियम होता है और 2 वेंट्रिकल ह्यूमन हार्ट में प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो ह्यूमन हार्ट होता है वो कौन सी मसल से बना है, कार्डियक मसल से बना है। कार्डियक मसल क्या होती है, कार्डियक मसल ऐसी मसल होती है जिससे हमारा हार्ट बना होता है, और जो कार्डियक मसल होती है इट नेवर गेट फैटिग, यानी कि जो हमारा हार्ट होता है, हमारा हार्ट कभी थकता नहीं है, जन्म के पहले बन जाता है, और जब हम लोग मर जाते हैं तब तक हार्ट निरंतर काम करता रहता है, बिना रुके काम करता रहता है, अडिग होके काम करता रहता है, और जिस दिन ये थक जाएगा उस दिन इंसान निपट जाएगा। आगे की बात करते हैं। इसके बाद ह्यूमन हार्ट हमारा मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का क्या मतलब है बाबू, ऑटो एक्साइटेबल होता है। ऑटो एक्साइटेबल का क्या मतलब होता है, हार्ट को धड़काने के लिए दिमाग से नहीं सोचना पड़ता, हार्ट अपने से धड़कता है, क्योंकि इसके पास एक स्पेशल टिश्यू होती है जिसको नोडल टिश्यू बोलते हैं, और नोडल टिश्यू से एक स्ट्रक्चर बनता है SAN, साइनोएट्रियल नोड, जो कि हार्ट में इंपल्स क्रिएट करता है, जिससे कि हार्ट हमारा प्रॉपर वे में बीट करता रहता है। आपका ब्रेन उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है, हार्ट बीट कम ज्यादा कर सकता है, लेकिन जो मेन काम करता है साइनोआर्ट्रियल नोड करता है। इस वजह से हमारा हार्ट मायोजेनिक होता है, यहाँ दिमाग की दखलंदाजी नहीं होती। इसी वजह से कहा जाता है ना कि मतलब दिल तो दिल है, किसी से मतलब किसी के कहने सुनने से थोड़ी नहीं दिल में कुछ फर्क पड़ता है ना, दिल को जब तेज धड़कना होता है धड़क जाता है। तो यही कारण है इनडायरेक्टली, लेकिन अब आपको पता है कि हार्ट मायोजेनिक होता है। आगे सुनो ध्यान से, हम लोग वार्म ब्लडेड होते हैं, गर्म खून वाले। क्यों होते गर्म खून वाले, क्योंकि हमारा हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। ऑक्सीजनेटेड और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारे में सेपरेट होता है, तो ऑक्सीजन की बढ़िया सप्लाई होती है। ऑक्सीजन की बढ़िया सप्लाई है तो एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो हम लोग अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे। इसी बात को आगे समझते हैं। हम लोग वार्म ब्लडेड हैं, जिससे कि हम अपना बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे, और हमारा सर्वाइवल चांस बढ़ जाएगा, हमारा जिंदा रहने का चांस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा जो बॉडी एनवायरनमेंट टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, वो बदलता नहीं है एनवायरनमेंट से। हमारा 37 डिग्री सेल्सियस या 97 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो वो रहेगा ही। इसके बाद हमारे में डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, ब्लड ट्रेवल्स टुवर्ड्स द हार्ट टू कंप्लीट द वन साइकिल। तो डबल सर्कुलेशन में जो ब्लड होता है वो 2 बार हमारे हार्ट से गुजरता है एक पूरी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन। अब आपको थोड़ा 4 चैम्बर हार्ट के बेनिफिट बता देते हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या है 4 चैम्बर हार्ट का,
पहला बेनिफिट है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होता है। दूसरा बेनिफिट होता है ये सेपरेट होगा तो सफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजन की होगी, और सफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजन की होगी तो हम लोग कैसे ब्लड वाले बन जाएंगे, वार्म ब्लडेड बन जाएंगे। और वार्म ब्लडेड का फायदा क्या है, हमारा जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। अब हम लोग आगे की क्लास समझते हैं और आगे पढ़ते हैं। ये आपका हार्ट है प्रॉपर वे में। अब इसको समझाते और ध्यान से देखो। हमारा हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। इसमें हम कौन सा कलर यूज करें जो अभी तक हम यूज नहीं किए हैं, तो इसमें लगता है हमको रंग बिरंगी कलर कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं, हम लोग थोड़ा सा दूसरा कलर यूज कर लेंगे। ध्यान से देखो। देखो हमारा हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, यहाँ अंडू भी होता है, ये देखो ऐसे गायब हो जाएगा। तो राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो हर 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। और इसके बाद ये जो चारों चैम्बर होता है ये सेपरेट होता है एक वॉल से, जिस वॉल को हम लोग बोलते हैं सेप्टम। तो हार्ट के चारों चैम्बर को सेपरेट करने के लिए दीवार होती है, और इस दीवार को क्या बोलते हैं, इस दीवार को हम लोग बोलते हैं बाबू सेप्टम। यहां तक में कोई समस्या तो नहीं है ना, किसी को नहीं होनी चाहिए। अब आगे समझो होता क्या है। आपको पता है कि ये वाला पार्ट लंग्स है, यानी कि एल्वियोलाई है, और लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है। और गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है हमारे शरीर के बाहर, और एंट्री किनकी होती है, ऑक्सीजन की। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया, ऑक्सीजन इंटर कर गया, और जब ऑक्सीजन इंटर करता है तो हमारा ब्लड कैसा हो जाता है, हमारा ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड। हमारा ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। ध्यान से देखो, जो हमारा ब्लड है वो कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। अब इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट तक लाना है, और आपको पता है ब्लड को वापस लाने का काम कौन करता है, वीन। और उस वीन का क्या नाम है, पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी क्यों कहेंगे, क्योंकि लंग्स से लेके आ रहा है, और लंग्स का साइंटिफिक नेम है पल्मोनरी। तो लंग से निकलने वाली वीन, लंग से आने वाली वीन पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। कौन सा ब्लड लेके आती है, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आती है, और ला के लेफ्ट आर्ट्रियम को दे देती है। अब लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ब्लड कैसे आएगा, यानी लेफ्ट आर्ट्रियम में तो ब्लड आ गया, लेकिन अब इस खून को हमको कहां लाना है, लेफ्ट वेंट्रिकल में लाना है। तो कैसे आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ये आता है ट्राइकस्पिड वॉल्व से। तो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। ट्राइकस्पिड वॉल्व से लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है। इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है। कैसा ब्लड पंप करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड पंप करेगा वेंट्रिकल। और जब वेंट्रिकल ऑक्सीजन वाला ब्लड पंप करेगा तो इसके बाद ये ब्लड हमारे पूरे बॉडी में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, मेन आर्टरी के थ्रू जाएगा, और मेन आर्टरी का क्या नाम है, एओर्टा। तो मेन आर्टरी एओर्टा क्या करती है, ब्लड को हार्ट से ले जाती है दूर। आपको बताए थे आर्टरी ब्लड को कहां ले जाती है, आगे। वीन्स ब्लड को कहां ले जाती है, वापस। तो यहां पे जो आर्टरी है यानी कि मेन आर्टरी एओर्टा है, ये ब्लड को कहां लेके जाएगी, ये ब्लड को लेके जाएगी हमारे पूरे बॉडी में। और ये जो मेन आर्टरी एओर्टा है ये टूट जाएगी। फिर किसमें टूट जाती है एओर्टा, एओर्टा टूट जाती है बाबू कैपिलरीज में। और जब एओर्टा कैपिलरीज में टूटेगी, कहां टूटेगी, हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में जब ये कैपिलरीज में टूटेगी, ऑक्सीजन यूज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाएगा। और जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाएगा तो अब ब्लड हो चुका है डीऑक्सीजनेटेड। और अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में फिर से जाएगा और कहेगा भैया हमका ऑक्सीजन दे दो। और जब ये ब्लड हमारे हार्ट में जाएगा तो इसको ले जाने का काम करता है वीन। और उस मेन वीन का क्या नाम है, वेना कावा। और वेना कावा कैसा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। नहीं होने का क्या मतलब है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा। नहीं होने का ये मतलब नहीं है कि तनिक्यों नहीं है, ऑक्सीजन कम हो गया, CO2 बढ़ गया, तो खून हो गया डीऑक्सीजनेटेड।
यहां तक बात समझ में आ रही ना। अब आगे देखो ध्यान से, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेन वीन वेना कावा से पहुंच जाएगा प्यारे राइट आर्ट्रियम में, और प्यारा जो राइट आर्ट्रियम है ये खून को पंप कर देगा। कहां पंप कर देगा? राइट वेंट्रिकल में। तो खून आ जाएगा यहां से, कहां आएगा बाबू? राइट वेंट्रिकल में, लेकिन एक वॉल्व के थ्रू आएगा। उस वॉल्व का नाम है बायकस्पिड वॉल्व। फिर आपकी जो बायकस्पिड वॉल्व है, बायकस्पिड वॉल्व से राइट वेंट्रिकल में आ गया। क्या आ गया? ब्लड। फिर राइट वेंट्रिकल क्या करता है? ब्लड को पंप कर देता है। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा। कहां ब्लड को पंप करेगा? एल्वियोलाई के पास पंप करेगा, हमारे लंग्स के पास पंप करेगा, और कहेगा खून भैया जाओ और ऑक्सीजन लेके आओ मनुष्यों के लिए। फिर खून भैया जाएंगे ऑक्सीजन लेने, लेकिन खून भैया को रास्ता चाहिए। क्यों रास्ता चाहिए? जिससे कि वो आसानी से पहुंच सके लंग्स के पास। तो जो खून भैया है वो किस रास्ते से जाएंगे? उनकी मदद यहाँ पे करने वाला कौन है? उनकी मदद करने वाला है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको राइट वेंट्रिकल से उठाती है और लेके जाती है आपको एल्वियोलाई के पास कि भैया हमको ऑक्सीजन अब चाहिए। अब आप यहां पे एक चीज फिर से देखना, वीन ब्लड को कहां लाती है? वापस हार्ट में। जैसे पल्मोनरी वीन वापस हार्ट में लेके आई, मेन वीन हार्ट में ब्लड को वापस लेके आई। लेकिन जो आर्टरी है, आर्टरी ब्लड को अवे लेके जाती है। जैसे पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को अवे लेके जा रही है एल्वियोलाई के पास, और यहाँ पे मेन आर्टरी एओर्टा ब्लड को अवे लेके जा रही है बॉडी के पास, और बॉडी से चीख चीख के कह रही है कि ले लो भैया ऑक्सीजन। यहां तक बात समझ में आई। अब तुमको एक चीज और समझना है, आर्टरी जो होती है, ऊपर के दो चैम्बर होते हैं, ये ब्लड को रिसीव करते हैं। जैसे लेफ्ट आर्ट्रियम ब्लड को रिसीव करता है एल्वियोलाई से, लंग्स से, जबकि जो राइट आर्ट्रियम होता है ये ब्लड को रिसीव करता है कहां से? मेन वीन वेना कावा से। लेफ्ट आर्ट्रियम ब्लड को कहां से रिसीव कर रहा है? पल्मोनरी वीन से, जो कि ब्लड लंग से आ रहा है। और राइट आर्ट्रियम ब्लड को कहां से रिसीव कर रहा है? मेन वीन यानी वेना कावा से। तो जो ऊपर के दो चैम्बर होते हैं इनका काम होता है ब्लड को रिसीव करना, और इन ऊपर के दो चैम्बर का साइज थोड़ा छोटा होता है, और जो इनकी वॉल होती है वो थिन होती है वेंट्रिकल के कंपेयर में। जबकि जो नीचे के दो चैम्बर है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों चैम्बर का काम होता है खून को शरीर में पंप करना और खून को लंग्स के पास पंप करना कि भैया इस लेफ्ट वेंट्रिकल कहता है ऑक्सीजन दे के आओ, और राइट वेंट्रिकल कहता है ऑक्सीजन ले के आओ। बात समझ में आई? लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कहेगा एओर्टा से कि ऑक्सीजन दे के आओ पूरे शरीर में, जबकि राइट वेंट्रिकल कहेगा पल्मोनरी आर्टरी से कि जाओ ऑक्सीजन अब ले के आओ। समझ बात आई? तो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल जो दोनों की वॉल होती है वो थिक होती है, और ये चैम्बर बड़े होते हैं। किसके कंपेयर में बड़े होते हैं? राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम के कंपेयर में ये चैम्बर बड़े होते हैं। और ये चैम्बर के बीच में आपस में सेपरेशन किस चीज से होता है? सेप्टम से होता है। अब आपको डिटेल नहीं बता रहे कि आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल होती है। समझ बात आई? ये सब क्लास 11th में है। एक चीज आपको और बता देते हैं, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना है, ये जो वॉल होती है ये वॉल ऐसे कनेक्टेड होती है पतले पतले धागे से। इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्डिया टिंडेनी। क्या ये तुम्हारे सिलेबस का है? ना बाबू, ये तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपके एनसीईआरटी में छोटा सा डायग्राम है, तो उससे जान लो कि ये धागे जैसा स्ट्रक्चर जो होता है इसको कॉर्डिया टिंडेनी बोलते हैं, जिनका काम होता है इन वॉल्व को यहाँ पे कनेक्ट करना सेप्टम की वॉल से। जबकि यहाँ थिकनिंग होती है प्लाइका सर्कुलरिस, उसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे हार्ट के वॉल से कनेक्टेड होती है, जिससे कि ये इस ब्लड इस ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के बैक फ्लो को रोकती है। यहां तक बात समझ में आई? अब आगे की बात समझते हैं, आगे समझो। जो ऊपर के दो चैम्बर होते हैं हार्ट के, ये ब्लड को रिसीव करते हैं, जबकि ये चैम्बर रिसीव करते तो स्मॉलर होते हैं। ठीक है, स्मॉल कंपेयर टू लोअर चैम्बर, वेंट्रिकल से स्मॉल होते हैं। और आर्ट्रियम की वॉल कैसी होती है? थिन वॉल। जबकि जो लोअर टू चैम्बर होता है ना, लोअर टू चैम्बर आर वेंट्रिकल, नीचे के दो चैम्बर वेंट्रिकल होते हैं। इसका काम क्या होता है? इट पंप द ब्लड, नीचे के दो चैम्बर ब्लड को पंप करते हैं। एंड दीज टू चैम्बर आर थिक वॉल, और नीचे के दो चैम्बर कैसे होते हैं बाबू लोग? थिक वॉल होते हैं। अब आगे की लाइन देखो, आवर हार्ट पंप अक्रॉस 5 लीटर ब्लड इन 1 मिनट। हमारा हार्ट 1 मिनट में
5 लीटर ब्लड पंप करता है। कैसे करता है इसको भी देख लो। अगर हार्ट बीट की बात करें, आपको पता है आपका हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है और एक बार धड़कने में हार्ट को 0.8 सेकंड लगता है और 0.8 सेकंड में हार्ट 70 ml ब्लड को पंप कर देता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अब इसके बाद होता क्या है, हार्ट से साउंड आती है, हर बीट में लब डब लब डब लब डब साउंड हार्ट से आती है और हार्ट में 0.8 सेकंड डिवाइडेड कैसे होता है, ये ऐसे डिवाइडेड होता है, पहले हार्ट के चारों चैम्बर आराम कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। हार्ट के चारों चैम्बर आराम से सुस्ता रहे हैं, ज्वाइंट डायस्टोल। इसके बाद जब ज्वाइंट डायस्टोल होता है, यहां दोनों चैम्बर में ब्लड भर रहा होता है और ब्लड आसानी से चारों चैम्बर में भरता है, कोई समस्या नहीं। इसके बाद क्या होता है, 0.1 सेकेंड के लिए ऑरिक्यूलर सिस्टोल होता है, यानी कि फिर ये दोनों चैम्बर हार्ट के क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 0.1 सेकेंड के लिए। राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं हम लोग सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, सिस्टोल। तो 0.1 सेकेंड के लिए आर्ट्रियम का सिस्टोल होता है, तो उसको ऑरिक्यूलर सिस्टोल बोलते हैं, जिससे कि खून वेंट्रिकल में और तेजी से भरने लगता है। लेकिन जब आर्ट्रियम सिस्टोल होता है तो वेंट्रिकल उस टाइम डायस्टोल होता है, यानी रिलैक्स होते हैं। ऐसा नहीं होगा यहू दोनों चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ये कहेगा हम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और हार्टवे पूरा कोलैप्स हो गया और इंसान निपट गया, ऐसा नहीं होगा। ऊपर के दो चैम्बर प्रभु जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे के दो चैम्बर रिलैक्स करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 0.1 सेकंड के लिए, ये 0.1 सेकंड के लिए रिलैक्स करेंगे, कहेंगे वाह भाई साहब मजा आ रही है। इसके बाद जैसे ही 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन खत्म, इसके बाद बात आती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, यानी जैसे ये 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस टाइम पे ये रिलैक्स करते रहेंगे, लेकिन फिर होगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल का मतलब फिर नीचे के दो चैम्बर तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये ज्यादा देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 0.3 सेकंड के लिए। और जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। यानी जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा उस टाइम ऑरिक्यूलर डायस्टोल होगा, यानी जब वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेंगे उस टाइम पे फिर आर्ट्रियम फिर से क्या करने लगेंगे, सुस्ताने लगेंगे। और जब ये ब्लड को पंप करता है तो ब्लड तेजी से पूरे शरीर में जाता है, फिर इसके बाद चारों चैम्बर फिर रिलैक्स हो जाते हैं और फिर से ज्वाइंट डायस्टोल की कंडीशन आ जाती है। अब आपको तो मजा आ गया कि हार्ट बार बार ब्लड को पंप कर रहा है, ओपन कर रहा है, पंप कर रहा है और वो कर रहा है, तो हार्ट से ब्लड को पंप करवाता कौन है, तो पंप करवाने का काम होता है SAN का। इसको पंप करवाने का काम किसका होता है बाबू, SAN यानी साइनो आर्टरियल नोड। ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किससे मिलके बना हुआ है, अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम, यहां पे प्रेजेंट होता है SAN को बोलते हैं साइनो आर्टरियल नोड, जिसको बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ये नोडल टिश्यू से बना है, यही हार्ट की बीट को रेगुलेट करने में मदद करता है। तो साइनो आर्टरियल नोड पेस मेकर ऑफ द हार्ट, जिसका काम होता है हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट करना, हार्ट को बीट करवाना। यहां तक बात समझ में आ गई है। इसके बाद आपको बताते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड, यानी जो ब्लड हमारा प्रेशर एक्सर्ट करता है, कहां पे एक्सर्ट करता है, ब्लड वेसल्स की दीवारों पे, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जो ब्लड प्रेशर होता है उसमें दो तरह का प्रेशर डॉक्टर नापते हैं, एक सिस्टोलिक प्रेशर, एक डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि जब वेंट्रिकल सिस्टोल करता है, सिस्टोल का मतलब जब वेंट्रिकल यहां से ब्लड को पंप करेगा तो उस टाइम पे इस आर्टरी पे कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ेगा, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। और सिस्टोलिक प्रेशर कम होगा कि ज्यादा, 120 mmHg। तो यहाँ पे जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है बाबू कितना होता है, 120 mmHg। लेकिन जब डायस्टोल कंडीशन आती है, डायस्टोल का मतलब जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तो भी तो इस आर्टरी पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा, लेकिन वो प्रेशर कम होगा, तो उस प्रेशर को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी। जो प्रेशर ब्लड एक्सर्ट करता है, कहां एक्सर्ट करेगा, ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी, आर्टरी के वॉल में,
किस टाइम पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी जब वेंट्रिकल आराम करते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ये कितना होता है बच्चा, 80 mmHg होता है। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है ना। अब आगे की क्लास देखो, आगे समझो। अरे वाह, आगे खत्म हो गया क्या? खत्म तो नहीं होना चाहिए। सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर इस स्लाइड में आते हैं, ध्यान से देखो। तो आपका ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन के टाइम पे आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स वो रप्चर हो सकती हैं। रप्चर का मतलब फट सकती हैं, और फटने से क्या हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग। फटने से क्या हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग। और इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्लॉट बन सकता है ना, तो क्लॉटिंग वगैरह भी होती है। इसके बाद ब्लड प्रेशर नापोगे कैसे, स्पाइग्नोमैनोमीटर से। और क्या ब्लड प्रेशर कहीं भी लगा के नाप लोगे मशीन, गले में लगा के नाप लो, पैर में लगा के नाप लो, पेट में लगा के नाप लो, नहीं। ब्लड प्रेशर को मेजर करने कहां से ज्यादातर डॉक्टर करते हैं, यहां से करते हैं, क्योंकि यहां पे जो आर्टरी होती है वो ब्रैकियल आर्टरी है, और यहां पे ग्रेविटी का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो ब्रैकियल आर्टरी होती है इट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। इसके बाद लास्ट हम पढ़ते हैं लिम्फ, जिसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। लिम्फ बनता कैसे है, ध्यान से देखो और समझो लिम्फ के बारे में। ये हार्ट का 4 चैम्बर है, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां से मेन आर्टरी निकलती है, इसका क्या नाम है, एओर्टा। और एओर्टा यहाँ पे किसमें टूटता है, कैपिलरीज में। एओर्टा किसमें टूटता है, कैपिलरीज में। और कैपिलरीज आपको अभी बताए थे कैसी होती है बाबू, लीकी। तो इस कैपिलरीज से लीक करता है प्लाज्मा, और क्या लीक करेगा, WBC, और क्या लीक करेगा, प्रोटीन। तो ये सारी चीजें कैपिलरीज से लीक कर जाती हैं, और कैपिलरीज से लीक करके पहुंच जाती हैं टिश्यू में। तो ये बन जाता है टिश्यू फ्लूइड यानी लिम्फ। और ये जो लिम्फ होता है कलरलेस होता है। फिर लिम्फ यहां से पहुंचता है लिम्फ वेसल में। लिम्फ कहां पहुंचता है, लिम्फ वेसल। और आपको पता है कैपिलरी आगे ज्वाइन होकर क्या बनाती है, मेन वीन, वेना कावा। तो यहां जो लिम्फ वेसल होता है ये क्या करता है, इन सबको इकट्ठा करता है, यानी कि टिश्यू फ्लूइड को इकट्ठा करता है, और इसको कहां छोड़ आता है, इसको मेन वीन वेना कावा में इसको मिला देता है। यहां तक बात समझ में आई। इसके साथ कुछ लिम्फ वेसल होती हैं जो किस चीज के एब्जॉर्प्शन में मदद करती हैं, फैट के एब्जॉर्प्शन में मदद करती हैं। तो यही आपका टिश्यू फ्लूइड है, और टिश्यू फ्लूइड इसी तरह से बनता है। अब देखो ध्यान से, लिम्फ टिश्यू फ्लूइड होता है, कलरलेस होता है क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं होता, इसमें प्लाज्मा होता है, WBC होती है, और कुछ प्रोटीन होती है। ये बनता कैसे है, लीकेज से बनता है। और लीकेज कहां पे होता है, कैपिलरीज से होता है। लिम्फ वेसल आल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। किस चीज में मदद करता है, फैट के एब्जॉर्प्शन में। इसका फ्लो यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल का क्या मतलब है, एक बार लीक किया, इसको उठा के वीन्स में डालो, और वीन्स में जैसे ही गया इसका नामो निशान खत्म, फिर ये हार्ट में जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर नॉर्मल ब्लड में मिल जाएगा। तो इसका फ्लो यूनी डायरेक्शनल होता है। और इसके बाद ये कहां पहुंचता है, टिश्यू से सीधे कहां जाता है, हार्ट में। तो ये बात हो गई किसके बारे में, आपके लिम्फ के बारे में, यानी कि टिश्यू फ्लूइड के बारे में। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। अब इतनी बात हम लोग कहां से समझेंगे बाबू, इतनी बात अपन लोग समझेंगे एनसीईआरटी से। तो ये यहाँ पे ओपन हो रही है एनसीईआरटी। कहाँ गया भैया एनसीईआरटी, एनसीईआरटी यहाँ नहीं मिल रही तो हम लोग गूगल क्रोम के पास जाएंगे, और गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही यहाँ पे इस टैब पे आएंगे, तो यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो जाएगी एनसीईआरटी। लेकिन अब हमको पहुंचना है आगे, तो पहुंच जाते हैं हम लोग पेज नंबर 12 में। अब ओपन होने देते हैं पेज नंबर 12, है ना, कि पेज नंबर 12 में क्या बताया जा रहा है। ध्यान से इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये ओपन हो चुका है पेज नंबर 12, भैया ओपन हो, अरे वाह एकदम सही पेज अब की बार खुला है। देखो हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि हेमोग्लोबिन का कंटेंट किसमें कितना है। तो आपको पता है महिलाओं में 12 से 16 ग्राम, पुरुषों में 14 से 18 ग्राम, बच्चों में 14 से 21 ग्राम। और इसके बाद गाय में पूछा है, बछिया में पूछा है, बछुआ में पूछा है, बफेलो में पूछा है। ये आप लोग वेटनरी हॉस्पिटल जाके थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना, थोड़ा सा पता करना खुद से, है ना।
सब सही थोड़ो बता देंगे, है ना। चलो ध्यान से देखो, वी हैव सीन इन प्रीवियस सेशन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन अवर बॉडी। ब्लड का क्या काम होता है? फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। क्लास 9th में तुमने पढ़ा था ब्लड आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड में क्या होता है? ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड में फ्लूइड मीडियम होता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, और प्लाज्मा में ये सारी चीजें सस्पेंडेड रहती हैं। प्लाज्मा क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, डिजोल्व फॉर्म में ये सारी चीजें प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन कैरी का काम करने का काम कौन करता है? आरबीसी करता है। और सॉल्ट वगैरह भी कहां से ट्रांसपोर्ट होता है? ब्लड से। इसके बाद हमने पढ़ा है कि जो पंपिंग ऑर्गन होता है हार्ट, वो हमारे ब्लड को पुश करता है हमारे बॉडी में, और अगर कभी ये डैमेज हो जाए तो इसको रिपेयर करने की जिम्मेदारी होती है। और वो पूरी जिम्मेदारी किस पे होगी बताओ? वो पूरी जिम्मेदारी आ जाएगी किस पे? बताओ बबुआ लोग। प्लेटलेट्स पे, है ना, अभी तो पढ़े हो। इसके बाद देखो हार्ट के बारे में समझते हैं। हार्ट में क्या है, कैसे है। अवर पंप